नमस्कार, डीडी न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज नाइट में अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की, और ये बड़ी खबरों से सराबोर रहा है आज का दिन, क्योंकि आज की बात करें तो केंद्र सरकार ने जहां अपने 100 दिन, तीसरे कार्यकाल के मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, जिसको लेकर तमाम बातों को सामने भी रखा गया है कि किस तरीके से ये 100 दिन कड़े और बड़े निर्णयों वाले रहे। करेंगे इसी पर चर्चा भी, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो कल पहले चरण का मतदान होना है। 10 साल के बाद जब यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं तो देश की नहीं विश्व की भी नजरें लगी हैं जम्मू कश्मीर पर। तो कल प्रथम चरण के लिए तैयारियां कैसी हैं दिखाएंगे आपको इसके बारे में भी, लेकिन साथ ही दिल्ली को मिली है नई मुख्यमंत्री, आतिशी बन गई है मुख्यमंत्री, केजरीवाल ने दे दिया है इस्तीफा। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि आज 17 नवंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और ऐसे में स्वच्छता ही सेवा अभियान की भी शुरुआत हुई है। कैसे इस अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा अगले पखवाड़े तक, बताएंगे आपको इसके बारे में भी। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। सुभद्रा योजना, रेलवे, राजमार्ग परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम आवास योजना के तहत 24 लाख लाभार्थियों को सौंपे घर। एक लाभार्थी के गृह प्रवेश में भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का। समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को हो रही है गणेश पूजा से परेशानी। मोदी 3.0 के 100 दिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस वार्ता। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत दूसरे लिए बड़े फैसले। इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने की कही बात। नए भारत के शिल्पी, विकसित भारत यात्रा के ध्वजवाहक, जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस। राष्ट्रपति समेत तमाम बड़े नेताओं ने दी शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में भाजपा का सेवा पखवाड़ा, देश भर में रक्तदान शिविर समेत दूसरे आयोजन। पंद्रह दिनों तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के झुंझुनू से किया शुभारंभ। स्वच्छता को अपने स्वभाव, संस्कार व संस्कृति में जोड़ने पर दिया बल। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न का पहला पड़ाव कल। पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 7 जिलों की 24 सीटों पर 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की हरियाणा में चुनावी रैलियां। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने पेश किया सरकार गठन का दावा। आम आदमी पार्टी की राजनीति पर दिल्ली भाजपा का प्रहार, कहा चेहरा बदला, चरित्र नहीं। कोलकाता दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लाइव स्ट्रीमिंग रोकने से किया इनकार। विकिपीडिया से पीड़िता की पहचान हटाने का दिया निर्देश। ममता सरकार का आश्वासन, कहा काम पर लौटते हैं डॉक्टर तो नहीं होगी कार्रवाई। और भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का खिताब। फाइनल मुकाबले में मेजबान चीन को दी 1-0 से मात। टीम की ओर से जुगराज सिंह ने किया एकमात्र गोल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ओडिशा में थे, जहां उन्होंने भुवनेश्वर में कहा कि उनकी सरकार ने 70 साल के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज का वादा किया था, और कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही वादा पूरा करके मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना सुभद्रा लॉन्च की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान गणेश पूजा को लेकर विपक्षी हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बांटो और राज करने की नीति पर चलने वालों को पहले भी गणेश पूजा खटकती थी, आज भी हाल वैसा ही है।
उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन होने के बाद राज्य में पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने देश भर में 26 लाख लाभार्थियों को पीएम आवास ग्रामीण व शहरी योजना के तहत बने घर सौंपे। भुवनेश्वर गढ़काना में सबरसाही झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक लाभार्थी के लिए ये पल यादगार बन गया जब प्रधानमंत्री उसके गृह प्रवेश में शामिल हुए। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश या राज्य का विकास उतना ही ज्यादा होगा जितनी महिलाओं की भागीदारी होगी। इसी वजह से केंद्र ने आवास योजना में मालिकाना हक महिलाओं को दिया है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना सुभद्रा लॉन्च की। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। आधुनिक इंफ्रा निर्माण के जरिए राज्य को तेजी से विकसित करने के संकल्प को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने 2800 करोड़ रुपए की रेल और 1000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने देश को बांटो और राज करो वाली नीति अपनाने वालों से सावधान रहने की अपील की। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प दोहराया। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2047 तक विकसित भारत बनाने की सोच आज जन जन का सपना बन चुकी है। इसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार भी कमर कस चुकी है। केंद्र के एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन इसे साबित कर रहे हैं। जिस तरह बड़े और कड़े निर्णयों के साथ
सरकार ने इन 100 दिनों में विकास को रफ्तार दी है, वो सरकार की जन कल्याण के साथ साथ विकसित भारत के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर कहे गए प्रधानमंत्री के ये शब्द इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो कहा सो किया। इन 100 दिनों में लिए गए बड़े और कड़े निर्णय इस तथ्य को भी रेखांकित करते हैं कि आम चुनावों से पहले ही सरकार इन 100 दिनों के रोड मैप को तैयार करने में जुट गई थी और परिणाम देश के सामने है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पित तथा लक्षित भाव से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक बड़े फैसले लिए। साथ ही विदेश नीति के मोर्चे पर भी रूस यूक्रेन यात्रा से संतुलन बनाने की दिशा में काम किया गया। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक विशेष बुकलेट जारी की, जिसमें सरकार की पहले 100 दिन की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता कर अपने मंत्रालयों के 100 दिन के कार्यों को सामने रखा। जन कल्याण सबसे पहले। केंद्र सरकार की ये मंशा पुनः स्पष्ट हो गई थी जब सरकार ने शपथ लेने के अगले ही दिन पहला निर्णय किसानों के हित में लिया। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान निधि की 7वीं किश्त जारी करने की पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिससे 20,000 करोड़ रुपए के वितरण के साथ 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ हुआ। तो दूसरा निर्णय गरीबों के हित में लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का तय किया गया। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सभी क्षेत्रों के विकास पर गौर किया है। ये 100 दिन गवाह बने जब देश को ऐतिहासिक पहल के तहत 3 नए आपराधिक कानून मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठकों के माध्यम से पहले 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ की ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगी। इनमें 25,000 गांवों तक सड़कों के जाल को और मजबूत बनाना, रेल, एयरपोर्ट और मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी और 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वढ़ावन बंदरगाह शामिल है। देशवासियों के सामाजिक कल्याण के मोर्चे पर भी बड़े निर्णय लिए गए। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ, सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एकीकृत पेंशन योजना के साथ साथ लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई महिलाओं को जोड़ा गया है। सरकार ने पहले ही गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण को लेकर अपनी नीयत और नीति जाहिर कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक लंबी फहरिस्त है इन निर्णयों की जो इन मात्र 100 दिनों में लिए गए, जिसको लेकर बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि जिस रफ्तार के साथ विकास को गति दी गई है इन 100 दिनों में, वो दिखाती है कि मोदी सरकार के ये 100 दिन बेमिसाल रहे हैं। कैसे, कुछ और तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम इन 100 दिनों के निर्णयों को देखें तो 15 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं हैं जिनकी घोषणा की गई। सरकार का एक स्पष्ट सोच है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रा देश में तैयार करना है, फिर चाहे हम सड़क की बात करें, रेल बंदरगाह की बात करें, हवाई मार्ग की बात करें। 3 लाख करोड़ का आवंटन इनके लिए। इसी के साथ साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल जो देश ने इन 100 दिनों में देखी, वो थी 3 नए कानून भी इसी 100 दिनों में देश को मिले। तो तमाम ऐसी बातें, ऐसे निर्णय आपके सामने
जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे ढांचागत पहल की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत गांवों को जोड़ा जाता है, लेकिन इसके तहत 25,000 अनकनेक्टेड विलेजेस जो अभी तक संपर्क, जिनके पास सड़कें नहीं पहुंची थी, उनके लिए आवंटन किया गया है। 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं हैं जिनका शुरुआत की जा रही है। और हाँ, शिंकुनला टनल जो रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका निर्माण भी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 8 नई रेल परियोजनाएं जो 24 करोड़ से अधिक का आवंटन, 24,000 करोड़ से अधिक का आवंटन इसके लिए। महाराष्ट्र का वढावन बंदरगाह जो विश्व का बनने के बाद 10 टॉप 10 बंदरगाहों में यह शुमार होगा। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, ये कुछ ऐसे निर्णय जो इन्हीं 100 दिनों में सरकार ने लिए और अपनी क्या मंशा है उसे सामने रख दिया। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, क्योंकि हमेशा फील किया जाता रहा है, महसूस किया जाता रहा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाना चाहिए। प्रोत्साहन के लिए कुछ रणनीतिक निर्णय, नीतिगत फैसले महत्वपूर्ण है, जैसे बायो E3 नीति जो बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 12 औद्योगिक पार्क जिन्हें 28,000 करोड़ की लागत के साथ बनाया जाएगा, ये औद्योगिक नोड्स हैं, इंडस्ट्रियल नोड्स हैं जो कि हमारे देश के विकास को आगे गति देते नजर आएंगे। सामाजिक बदलाव की अगर हम बात करें, क्योंकि समाज कल्याण केंद्र सरकार की सोच में है, ऐसे में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान भारत का लाभ एक बहुत बड़ा, इसको गेम चेंजर बोला जा रहा है हेल्थ को लेकर। एकीकृत पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर जो भी दुविधाएं थी उन सबको ध्यान में रखते हुए ही ये पेंशन योजना लाई गई है। लेकिन पीएम आवास योजना के तहत ये जो 3 करोड़ घर और बनाने की बात की गई है, इसके लिए भी आवंटन किया गया है। ये भी एक गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि हर परिवार के सर पर छत हो, यही सपना है मोदी सरकार का। लेकिन वहीं अगर हम किसान कल्याण की भी बात करें तो किसान कल्याण के तहत पहला निर्णय, पहला हस्ताक्षर, पहली फाइल पर जो सरकार से शपथ लेने के अगले ही दिन पीएम ने किया वो यही था। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की गई। इसके अलावा भी इन 100 दिनों में बहुत से फैसले ऐसे किए गए जिससे किसान और किसानी दोनों को बल मिले। खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि की गई, 109 नई जलवायु अनुकूल फसल की किस्में भी अप्रूव की गई, लेकिन साथ ही प्याज, बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को भी कम किया गया। लेकिन मिशन मौसम भी लॉन्च किया गया, उसके लिए भी 2000 करोड़ का आवंटन दिया गया। तो इस तरीके से किसानों को भी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार निर्णय लेती रही है। उसी के तहत ये तमाम निर्णय भी हैं जो उसी में शामिल होते हैं, जो पहले 100 दिन में ही लिए गए हैं। रोज इसी के साथ साथ 15 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा, जो हमने शुरू में ही आपको बताया कि सबसे बड़ी चीज यही थी कि 15 लाख रुपए की योजना थी, 15 लाख का टोटल 15 लाख करोड़ का आवंटन अगर हम मानते हैं तो जो फैसले लिए गए उनके तहत आती हैं। इसी तरीके से रोजगार सृजन को लेकर भी सरकार ने बहुत से फैसले लिए, महिलाओं के विकास को लेकर भी बहुत से फैसले किए गए हैं। और ये सब इसीलिए किया गया है कि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो विकसित भारत बनाने के लिए जिस रफ्तार से हमें विकास करना होगा उसकी शुरुआत ये मान लीजिए कि इन 100 दिनों में हो गई है। सरकार ने ये दिखा दिया है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी चर्चा इसी बात पर कि कैसे इन 100 दिनों में जो सरकार ने निर्णय लिए हैं वो वास्तव में देश को विकास की राह में और तेज गति से आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं।
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH की सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एनडीए 3.0 के तीसरे इस कार्यकाल में अगर हम देखें तो इन 100 दिनों में किस तरीके से बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है एनडीए 3.0 विकास को रफ्तार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ ही शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर अनिल, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है कि ये जो तमाम बड़े निर्णय लिए गए हैं जिनकी चर्चा हम अलग अलग मंचों पर लगातार करते आ रहे हैं, अगर हम एक ओवरऑल एक पिक्चर आपसे समझना चाहें तो किस तरह का संकेत, किस तरह का संदेश आपको लगता है ये 100 दिन और इन 100 दिनों में सरकार के कार्य और निर्णय एक आम जन के लिए प्रस्तुत करते नजर आते हैं? देखिए, अगर मैं इसको 2 लाइन में बोलूं तो मैं कहूंगा कि 100 दिन पूरे सामूहिक विकास की जो नीतियां पहले 10 साल में थी उसी को आगे ले जाने का प्रयत्न है। साथ में विकास के साथ साथ समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं और जिसकी काफी समय से जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी वो, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 4 जातियां हमारे देश में हैं जिनके लिए हमें काम करना है, वो है गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। अगर मैं 100 दिन की बात करूं, इन 100 दिनों में युवाओं के लिए सबसे पहले जो गेम चेंजर स्कीम है वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, जिस प्लान के तहत हमें देखते हैं कि 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जिसमें कि जो नई नौकरियां देते हैं उनको इंसेंटिव देना और साथ साथ हमारे युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को देश की सबसे बड़ी कंपनी में कौशल विकास का मौका देना। ये एक बहुत बड़ी जो सरकार ने योजना शुरू की और इसकी शुरुआत पहले बजट में जुलाई में हमने देखा। ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी स्कीम थी। दूसरी स्कीम्स की मैं बात करूं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हमारे जो सरकारी कर्मचारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे कि हमें भी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की जो कि अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और इसमें कम से कम 50% जो उनकी सैलरी है उसमें पेंशन देने का प्रावधान है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें प्रोफेसर साहब, तो हाँ, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आम जन का जीवन बदलने का मादा रखते हैं। ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, इससे पहले मैं शेखर जी के पास जाऊं, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। अगर हम पिछले 2 कार्यकाल सरकार के देखते हैं और अगर हम देखें तो सरकार ने बड़े कड़े निर्णय पहले भी लिए हैं, जीएसटी को लेकर, 370 को लेकर, 3 तलाक को लेकर इत्यादि, फेहरिस्त बहुत लंबी है। उसमें अगर आप तुलना करें तो क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार ने 100 दिन में जो एजेंडा सेट किया और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो कहीं ना कहीं इस बार गवर्नेंस पर फोकस ज्यादा देते हैं? बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि जो पहले 10 साल में हुआ सेम विकास की गति वैसी की वैसी लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली, और ऐसा विकास जो कि सामूहिक विकास हो, देश के हर वर्ग को जिसका फायदा हो और जिस स्पीड से जिस गति से ये काम हो रहा है, मेरे को लगता है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि सरकार ने सबसे पहले आते ही जो ये युवाओं के लिए योजना शुरू की, उसके बाद बहुत बड़े बंदरगाह की घोषणा की, ये कोई कम बात नहीं है। 25,000 जो हमारे गांव है, सीमांत किसान है, जहां पर की बहुत कम पॉपुलेशन है, जो कि बिल्कुल देश की विकास धारा से कटे हुए थे, उनको विकास धारा में लाने के लिए सरकार ने सड़क की योजना का शुभारंभ किया। और उसके साथ साथ सरकार ने आवास योजना के तहत जितनी तेजी से, मैं कहूंगा कि 3 करोड़ घर हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं उनको पूरा किया, मेरे को लगता है काबिले तारीफ है। हमारे स्टार्टअप सिस्टम के लिए एक एंजल टैक्स होता था जिसको कि सरकार ने आते ही खत्म कर दिया, जिससे हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम
जो आज भी पूरी दुनिया में मिसाल है, पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर खड़ा है। मेरे को लगता है उससे बहुत ज्यादा उनको काफी अच्छा लाभान्वित होगा। और तीसरा, एमएसएमई सेक्टर की बात मैं और करूंगा। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर मुद्रा योजना की राशि को डबल किया गया। और उससे बड़ी बात, जो क्रेडिट योजना एक शुरू की, जिसमें कि 5 करोड़ तक का उनको सेक्टर को मशीन और उपकरण खरीदने के लिए उनको इसका लाभ होगा। इस क्रेडिट योजना से भी एमएसएमई को बहुत बल मिलेगा, बिना किसी गारंटी के। जी, बहुत सारे ऐसे अहम निर्णय रहे हैं। बिल्कुल, मैं शेखर जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। शेखर जी, जो निर्णय है वो सबके सामने है, जनता देख रही है कि सरकार क्या और कैसे काम कर रही है, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि विपक्ष की ओर से भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। आज हमने दिन भर देखा कि भैया यू टर्न की सरकार करके एक नारा दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। क्या हम इसको अब किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है विपक्ष जो कह रहा है उस परिप्रेक्ष्य में कि सरकार जो काम कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये बात ठोस है कि कंसेंसस के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल ममता जी, एक चीज इस पे हमें नोटिस करना है, जितना भी फैसले हैं ये 100 दिन के अंदर जो हुए हैं, ये कोई जल्दबाजी में नहीं हुआ है। पिछले साल से ही इस पर काम शुरू हो गया था। इसका मतलब क्या है, इतना फीडबैक लिया गया कि पहले जितने कार्यक्रम रोल होते उसका असर क्या हुआ, कहाँ पे गैप रह गया और क्या हमें क्या कमियां हैं जिसको दूर करना है। इस तरह ये सारे रोल आउट जो स्कीम्स हैं, इस स्कीम्स के पीछे बहुत काम हुआ है, बहुत सोच हुआ है। ये कोई इतनी जल्दबाजी में कोई हेडलाइन की चक्कर नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ममता जी, ये 100 दिन के फैसले कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं था। एक एक करके कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया, फिर रोल आउट हुआ है कार्यक्रम। तो आज अगर हम 100 दिन की जो स्कीम्स देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिला की सशक्तिकरण, हर स्कीम में आप देखेंगे उस पे पीछे बहुत होमवर्क हुआ है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि सरकार अपने जो थर्ड टर्म जो शुरू की है उसमें बहुत ग्राउंड वर्क कर रही है। कैसा नहीं है भाई स्कीम्स घोषणा करते जाओ, वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा, ऐसी नहीं है। जितने स्कीम्स अभी तक हुए उसकी फीडबैक लिया है। मैं समझता हूं ये पहली बार एक सरकार इस तरह कर रही है, जहां पे चाहती है जितना पैसा खर्चा हो उसका बेस्ट वैल्यू मिले, उन लोगों को मिले, लाभार्थियों को मिले, जो बेनिफिशियरीज है उनको मिले। देखिए, ये सोच जो है प्रधानमंत्री के जो मूल फिलॉसफी यही है कि हर पैसा जो सरकारी पैसा खर्चा होगा वो जितना हो सके लोगों तक पहुंचे और फायदा मिले। क्योंकि देखिए अभी रिकॉर्ड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट रखा है कि 2047 तक जो जहां विकसित भारत पहुंचना है, लेकिन वो पहुंचने में कोई छूट ना जाए, कोई सेक्टर पीछे रह ना जाए। इसलिए आप देखेंगे सारा फैसला जितने हैं डिसीजन एक एक सेक्टर को कवर किया है। और हम सब जानते हैं चुनाव के दौरान भी, जब चुनाव कैंपेन चल रहा था तब भी हर मिनिस्ट्री को कहा गया इन चीजों पे ग्राउंड वर्क करो, होमवर्क करो, फीडबैक लो, और ताकि जैसे सरकार आएगी एक एक करके फैसले अब रोल आउट करेंगे। यानी कि सरकारी महकमा लगा हुआ था कि जैसे ही सरकार आए तब हमें नए देखें तो 3.0 में किस तरीके से देश को आगे लेके जाना है। लेकिन डॉक्टर अनिल, एक बात जो महसूस की जाती है एक आम जन के द्वारा कि देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, हमारे तेज रफ्तार से वृद्धि दर हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सबके बीच एक आम जन जिसको महंगाई तंग करती है, जिसको रोजगार की कमी खलती है, या जिसको अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत से इकोनॉमिस्ट इस टर्म को भी यूज करते हैं, ये भी खलती है। क्या सरकार जो निर्णय ले रही है इनका प्रभाव इन कारकों को भी नियंत्रित करने में आपको लगता है प्रभावी साबित होगा? बिल्कुल। अगर मैं महंगाई दर की बात करूं, आज हमारी महंगाई दर न्यूनतम है, 4% है, जो कि एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है। और साथ में सरकार ने जो भी आवंटन किए हैं, जो भी खर्चे किए हैं, वो पूरे अनुशासन में रहकर किए हैं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि हमारा राजस्व घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो 4.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और हमारे वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है दोबारा से कि हमारा जो घाटा है, वो जो हमारा लक्ष्य है, उसी के अंदर में रहेगा।
और जहां तक विकास दर की बात है, पहली तिमाही में थोड़ी सी विकास दर सुस्त पड़ी, उसकी वजह भी थी आम इलेक्शन था, लेकिन दूसरी जो तिमाही है उसमें हम दोबारा से कैचअप कर दिया। अगर मैं हाई इंडिकेटर्स की बात करूं, जीएसटी की कलेक्शंस दोबारा से बढ़ गई है। और एक बात और मैं यहां पर साथ में सम्मिलित करना चाहूंगा, जीएसटी के पीछे काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी में, जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कि पूरा इसको जीएसटी को और ज्यादा कैसे सरल किया जाए, कैसे रेशनलाइज किया जाए, उसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसको कंसोलिडेट करके जीएसटी को और सरल करने में हम लोग कामयाब होंगे और उस छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उसका भी साथ में हल हो जाएगा। जी शेखर जी, आज एक बड़ी बात गृह मंत्री के द्वारा की गई, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। हम ये जानते हैं कि इस बार गठबंधन सरकार है, तो बहुत से लोगों की ये सोच थी सरकार की शपथ से पहले कि ये सरकार शायद कुछ सीमाओं में रहकर उस तरीके से अपने काम को आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन उन सारी बातों को धता बताया है इस सरकार ने। वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आज गृह मंत्री ने सामने रखा कि इस पर हम काम करेंगे, ये होगा, इसी कार्यकाल में होगा। क्या आपको लगता है कि ये एक और बड़ा मंच, बड़ा मोर्चा है जिसको फतेह करना चाहती है सरकार? बिल्कुल, सरकार इस पर वचनबद्ध है, मैं मानता हूं, क्योंकि इस पर भी होमवर्क काफी हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी गठन की थी। उन्होंने सारे जो पहलू हैं वन नेशन वन पोल को लेकर, संविधान में क्या चेंजेस लानी है, कैसी करनी है, जो हाउसेस की टर्म पहली खत्म होगी उसको क्या करना है, ये सारे पे ग्राउंड वर्क करके कई प्रपोजल्स रखे। इससे पहले लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट्स है जी। और सरकार लगातार कह आ रही है, इस पर एक पब्लिक डिबेट शुरू होगी जब सरकार कॉन्क्रीट प्रपोजल्स लेके आएगी। मुझे लगता है कि देखिए 2026 में कई असेंबली इलेक्शंस होनी है और बाद में देखिए मतलब फिर 2027 में कई असेंबली इलेक्शंस होनी है। मुझे लगता है सरकार इस पर एक लंबा डायलॉग शुरू करेगी, कई प्रपोजल लेके आएगी। और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री या इस सरकार, उनको लग रहा है क्योंकि ये सरकार एनडीए सरकार है और अलाइंस पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब नहीं है जो बड़े फैसले हैं, जो चीजें हमें करनी है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है इसके, देखिए इसको लेकर काफी ये हुआ है, आप चुनाव करते रहेंगे और आज बार इलेक्शन मोड में रहेंगे, एक तो पैसा खर्चा और एक प्रकार से सरकारें, राज्य सरकारें भी कोई फैसले नहीं ले पाते। देखिए जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बड़े फैसले जो लेना है वो ले नहीं पाते। तो इसको लेकर कई बहस हुआ है, लेकिन और भी बहस होंगे। देखिए विपक्ष का डर और कुछ है, विपक्ष का डर ये है, देखिए ये जो 100 दिन के फैसले, उनको लग रहा है कि उनको जो लगा कि 2024 चुनाव में उनको लगा कि हमारी अब सीटें बढ़ गई, 52 से लेकर 99 हो गए, तो इसका मतलब अब सरकार, मोदी जी कैसे फिर प्रधानमंत्री बन गए, फिर कैसे सरकार आई, फिर आगे अगर ये सरकार काम करते रहेगी फिर हमारा एजेंडा क्या होगा। देखिए उनकी चिंता अपने को लेकर है। ये जो कह रहे हैं ये सरकार है, सारे डिसीजन वापस ले रहे, कोई डिसीजन वापस नहीं ले रहे जी, लेकिन सरकार देश हित में जो है उस सोच को लेकर, कारगर सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। प्रोफेसर साहब, एक बहुत बात ये भी महसूस की जाती है कि इस तेज रफ्तार के साथ मोदी 3.0 ने अपना काम शुरू किया है इन 100 दिनों में। अभी तो 5 साल सरकार के हैं, 5 साल तक सरकार ने काम करना है। क्या ये मोमेंटम बरकरार रह पाएगा? बिल्कुल, अभी 100 दिन में ये बिल्कुल जाहिर है, क्या बिल्कुल साफ है कि सरकार ने जो पहले नीतियां शुरू की थी उसी के ऊपर उसको और आगे बढ़ा रही है और गर्म जोशी से बढ़ा रही है। कोई यू टेक का सवाल नहीं होता है। इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी है जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिसी को और निर्णय लेने में जो स्थायित्व है, ये विकास में बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि एक कड़ी होती है और सरकार बखूबी उसका निर्वाह कर रही है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या नए सेक्टर हो, डिजाइन सेक्टर हो, गेमिंग सेक्टर हो, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, सब सेक्टर्स के ऊपर सरकार बखूबी वैसे ही काम चल रहा है। और आज भी हम देखा कि ओडिशा में सरकार, प्रधानमंत्री जी गए और वहां पर भी विकास की एक सौगात। और आप देखिए जो भी, जहां भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं या कोई भी मंत्री बोलते हैं, वो केवल और केवल विकास की बात बोलते हैं।
इसका मतलब विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और विकास के आगे सरकार कुछ और सोचती नहीं न करती है। ये बहुत बड़ी मोदी सरकार की उपलब्धि। बिल्कुल, और देखें तो इन 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने इतने निर्णय ले लिए हैं और इतने मोर्चों पर, इतने क्षेत्रों के विकास को लेकर निर्णय लिए हैं कि जिन पर चर्चा के लिए वास्तव में तो कई घंटों का समय चाहिए होगा, लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। देश भर में वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर सियासत जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। तो एक बड़ा बयान गृह मंत्री की ओर से। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गांव, गरीब, किसान व नौजवानों के हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वे 74 वर्ष के हो गए हैं। पूरे देश में उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति समेत जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। नए भारत के शिल्पी, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को समर्पित विकसित भारत की यात्रा के ध्वजवाहक, विश्व के सर्वकालिक लोकप्रिय नेता, असाधारण नेतृत्व और दूरदर्शिता से करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भाजपा ने जन नायक का जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के मुख्यालय में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। JP नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर के साथ PM मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में PM के बचपन से लेकर वर्तमान तक की कई उपलब्धियों को दर्शाया गया। अगले 15 दिनों तक रक्तदान शिविर के अलावा सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। जो कार्य 100 दिनों के अंदर हुए हैं वह विभिन्न विभागों के द्वारा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा और विभिन्न हमारे सभी मंत्रियों के द्वारा उसके बारे में उसकी जानकारियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरी कामना है कि आपके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना से किए जा रहे अभिनव प्रयासों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि उनके 2 दशकों से अधिक समय तक शासन में और 1 दशक से अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत की आत्मा को जगाया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको शक्ति प्रदान करे और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था, तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री को दीर्घायु, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस.के. स्टालिन, बसपा प्रमुख मायावती ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गणमान्य लोगों ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत बनाने का आह्वान आज जन क्रांति बन गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ही देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ भी हो गया है। स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ की सोच के साथ इस बार देशवासी स्वच्छता का संकल्प लेकर भागीदारी कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने झुंझुनू में अभियान का शुभारंभ किया। विभिन्न केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री भी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के झुंझुनू में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ किया। इस बार पखवाड़े की थीम है स्वभाव स्वच्छ, सरकार स्वच्छ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर किया गया प्रधानमंत्री का उद्घोष 1 दशक में विश्व का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने लोगों की मानसिकता में बड़ा बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष 1 दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया और स्वच्छता वॉलंटियर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी परेड ग्राउंड में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हेल्थ कैंप का भी जायजा लिया। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किया। देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान की भी शुरुआत की। एक जगह नहीं तो देश में अनेक जगह पर हमने हमारे हाईवे पर आज पेड़ लगाए हैं कि 3 मीटर हाइट के हैं, ताकि 90% ये जीवित रहेंगे और देश के पर्यावरण की रक्षा करना और एयर पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना ये हमारे डिपार्टमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस
इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मरीन ड्राइव में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधर बिहार के भागलपुर में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस पखवाड़े का समापन महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को होगा। इस दौरान देश भर में कई स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रथम चरण के चुनाव की, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रथम चरण में कश्मीर में 16 और जम्मू में 8 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां पूरी तैयारी के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। चुनाव ड्यूटी में तैनात चुनाव कर्मी हाथों में पोलिंग मशीनें लेकर अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि आप पार्टी चेहरा बदल सकते हैं, चरित्र नहीं। जेल से सरकार चलाने पर अड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से जमानत पर लगाई गई शर्तों के आगे घुटने टेकते हुए आखिरकार मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उपराज्यपाल VK सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा 2 दिन पहले ही कर दी थी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है। इससे पहले आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायकों ने सहमति जताई। आतिशी ने इसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। आतिशी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि चेहरा बदल सकते हैं, चरित्र नहीं। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। आतिशी लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला,
सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया, इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस बीच आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी, उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम। सामुदायिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर के निवासियों को सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय नागरिक अब कैंटीन में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले रियायती उत्पादों को बाजार के मुकाबले सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस पहल के तहत मणिपुर राज्य में स्थानीय जनता के लिए 21 मौजूदा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के साथ साथ 16 नए स्थापित आउटलेट खोले गए हैं। सीआईएसएफ के केपीकेबी के अंतर्गत सहायक भंडार का उद्घाटन सीआईएसएफ के डीआईजी हरिओम गांधी द्वारा इम्फाल पश्चिम के पुलिस अधीक्षक केएसएच शिवकांत सिंह और चिपेम्मी किशिंग की उपस्थिति में इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। इस पहल से आम लोग बेहद खुश हैं। आप लोगों के लिए ये सीआईएसएफ ने कैंटीन जो है जनरल पब्लिक के लिए भी खोला है, ऑल टुगेदर फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहा है सामान। बच्चों के लिए मैगी, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इवन यू कैन गेट योर कुकिंग ऑयल्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। और मणिपुर सीआरपीएफ के आईजी विपुल कुमार ने कहा कि जनता की ओर से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ये पहल आमजन और सुरक्षा बलों के बीच भी विश्वास को और बढ़ाएगी। Ministry of Home Affairs, Government of India, an initiative has been launched to provide the commodities and essential items of daily needs to the people of Manipur at reasonable and affordable price through our CAPF canteens. These are the subsidiary canteens of our Kendriya Police Kalyan Bhandars. और न्यूज़ नाइट में फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और न्यूज़ नाइट के अंत में खबर खेल जगत से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में मेजबान चीन को 1-0 से हराया और ये 5वीं बार है जब भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब अपने नाम किया है। तो आप देखिए खबर। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीत के रथ पर सवार भारतीय हॉकी टीम का दमदार खेल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के साथ सामने आया। फाइनल में टीम के सामने मेजबान चीन था, जिसे ग्रुप दौर में भारत के ही हाथों 3-0 से हार का दंश झेलना पड़ा था। मैच में भारतीय टीम का दबदबा दिखा और टीम ने पहले क्वार्टर से ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली। हालांकि पहले 3 क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं दाग सकी।
भारत की ओर से मैच में एकमात्र गोल चौथे क्वार्टर में आया, जिसे जुगराज सिंह ने किया। भारत को ये बढ़त फील्ड गोल के जरिए मिली। मैच में इसके बाद कोई और गोल देखने को नहीं मिला और भारतीय टीम ने मैच और खिताब दोनों को 1-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम वैसे इस ट्रॉफी की गत चैंपियन भी थी और अपने खिताब की रक्षा करने में टीम सफल रही। भारत ने साल 2011, 2016, 2018, 2023 और 2024 सहित कुल 5 बार टाइटल अपने नाम किया है। निश्चित रूप से भारतीय पुरुष हॉकी टीम का बेहतर तालमेल इस जीत की बड़ी बुनियाद के रूप में सामने है। जरूरत अब सिर्फ इस बात की है कि इसी बुनियाद को बनाकर रखते हुए भारतीय टीम आगे की प्रतियोगिताओं में भी इसी हरफन मौला प्रदर्शन को बरकरार रखे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लेबनान से, जहां संवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स में विस्फोट होने से बेरूत के अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर के बाहर अफरा तफरी मच गई है। रॉयटर्स ने जानकारी दी है कि ईरान की समाचार एजेंसी मेहर ने बताया है कि लेबनान में ईरानी राजदूत मोज्तबा अमानी एक ऐसे विस्फोट में घायल हो गए। विस्फोटों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और चिकित्सक समेत 1000 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोगों के मरने की खबर है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि विस्फोट होने वाले पेजर हाल के महीनों में हिजबुल्लाह द्वारा लाए गए थे। घायलों की मदद के लिए लेबनान के रेड क्रॉस ने 50 से अधिक एम्बुलेंस और 300 चिकित्सा कर्मी भेजे हैं। घायलों को शरीर के अंगों, चेहरे और आंख में चोटें आई हैं। तो ये लेबनान से खबर आ रही है, जहां हिजबुल्लाह सदस्यों के पेजर्स में विस्फोट हुआ है और इसमें हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके समेत 3 की मौत भी हो गई है। इसी के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार।